हाँ जी। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हमने दो क्लासों में किसान आंदोलनों के कारण पढ़े, उनकी विशेषताएं पढ़ी और उनके प्रभाव पढ़े। वैसे देखो, मैंने वो दो दो तीन तीन बार आपके रिवीजन उस टाइम साथ साथ में बोल बोल के करवा दिया था। फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी से आपको और चीजें बता दूं, उनका मैं और रिवीजन करा दूं। तो हम पहले पढ़ रहे थे कि किसान आंदोलनों के कारण क्या रहे थे, कि किन वजह से किसानों ने आंदोलन कर दिए थे। मोटी मोटी चीज हमने पढ़ी कि सबसे पहला तो भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू ज्यादा होता था, समय समय पर बढ़ा दिया जाता, लाटा कुंता लगता था उसके अंदर, अकाल के टाइम में भी कोई भी छूट नहीं दी जाती, सिंचित भूमि और असंचित भूमि का जो कर था उसका विभाजन भी बहुत अजीब सा कर दिया गया था। इस वजह से किसान परेशान थे। फिर हमने और पढ़ा कि लाग बाग जो लागतें थी उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाया करती थी, कई कई राज्यों में तो उनकी संख्या 300 तक पहुंच गई थी। बेगार ली जाती थी, इस वजह से भी किसान परेशान थे। उनके साथ जातीय भेदभाव या सामाजिक असमानता की जाती थी, उस वजह से भी वो परेशान थे। जागीरी क्षेत्रों में तो भूमि बंदोबस्त भी नहीं किया गया था, और जागीरी क्षेत्रों के अंदर जो लगान था वो जिन्स के में लिया जाता था अभी तक भी। इसलिए भूमि का सॉरी फसल का यदि बाजार भाव कम ज्यादा होता तो उससे भी किसानों को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता था, उल्टा वो घाटे में ही रहते। कि यदि लगान वो आपके फसल का बाजार भाव बढ़ भी गया तो भी लगान तो आपका फसल के रूप में लिया जा रहा है, फायदा नहीं है आपका। और कम हो गया तो उनकी जो बचत हुआ करती थी उसका मूल्य कम हो जाया करता था। इस वजह से किसान बड़े परेशान रहा करते थे। और फिर चूंकि जो चाकरी थी जागीरदारों की उसको रोकड़ के अंदर तब्दील कर दिया गया था, इसलिए जागीरदारों ने नए नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे। सामंतों और जागीरदारों ने अपना अस्तित्व अंग्रेजों पर ही डिपेंड कर लिया था, किसानों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उनकी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई थी, पाश्चात्य जीवन शैली आ गई थी, विलासिता बढ़ गई थी, अयोग्य राजाओं को संरक्षण मिलना शुरू हो गया, धातु मुद्रा पर निर्भरता बढ़ने लग गई थी, इसलिए भी वो लोग टैक्स नए नए बढ़ाने लग गए थे। एक बड़ी समस्या यह हुई कि जब कुटीर उद्योग धंधे खत्म हुए तो उनका सारा का सारा जो लोड था वो खेती की तरफ आ गया। इस वजह से भी शोषण की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई थी। कल हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, हमने पढ़ी कि जागीरी क्षेत्रों के अंदर ज्यादा हुए थे। वो कारण भी हम जानते हैं, क्योंकि जागीरी क्षेत्रों में लागतें ज्यादा थी, बेगार ज्यादा थी, भूमि बंदोबस्त नहीं हुए थे, न्याय व्यवस्था का कोई संस्थागत ढांचा विकसित नहीं हो पाया था अभी तक, इसलिए खालसा में कम हुए और जागीरी क्षेत्रों के अंदर ये आंदोलन थोड़े से ज्यादा हुए थे। हमने और इनकी विशेषताएं पढ़ी कि इन आंदोलनों का नेतृत्व ज्यादातर बाहर के लोगों द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, यासीन खां, ठाकुर देशराज, सर छोटूराम चौधरी जैसे लोग जो बाहर के लोग थे उन्होंने किया। हमने और पढ़ा कि इन आंदोलनों में आर्य समाज की जो सामाजिक चेतना थी उसने भी बड़ा असर डाला था, जैसे बीकानेर और शेखावाटी। पूंजीपतियों का बड़ा योगदान रहा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज जैसे लोग। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी, जैसे अंजना देवी चौधरी, आपकी किशोरी देवी, उत्तमा देवी जैसी महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। समाचार पत्र और जो अपने संगठन थे उनकी बड़ी जोरदार सी भूमिका रही थी इसके अंदर। तो ये कुछ विशेषताएं भी हमने पढ़ी जो अपने यहाँ के किसान आंदोलनों में देखने को मिलती है। एक विशेषता वो जातीय पंचायत है, क्योंकि किसानों को बहिष्कार का भय रहता था, इसलिए जातीय पंचायतों के माध्यम से आंदोलन किए गए। प्रजामंडलों ने अपना सपोर्ट किया था इन सबको, इन्होंने सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। फिर हमने पढ़े उसके बाद परिणाम। परिणाम ये थे कि इनकी वजह से जागीरदारी उन्मूलन हुआ और किसान को उसकी भूमि का हक मिला। वास्तव में तो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था, तो प्रजामंडलों को भी इनकी वजह से बहुत समर्थन मिला। राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ में हमारा जुड़ाव विकसित हुआ था, उससे हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली। लोगों के समझ के अंदर आई कि हमारा देश भारत है। कालांतर में लोकतंत्र की स्थापना में भी इस विषय का बहुत बड़ा महत्व रहा। विमेन एम्पावरमेंट हुआ था, और आपके समाचार पत्रों वगैरह की वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, उसको भी बढ़ावा मिला था। आज हम पूरा एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हम जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। जनजातीय आंदोलन क्या थे उनके बारे में देखते हैं। ट्राइबल मूवमेंट। मैं पहले इस शब्द को थोड़ा सा बताना चाहूं कि हम जनजाति किसको कहते हैं। सिंपल सा सुन लो। वे लोग जो जंगलों के अंदर रहा करते थे, जिनका बाहर के जीवन से, बाहर के जनजीवन से, बाहर के लोगों से कांटेक्ट बहुत कम था, ऐसे लोगों को देश की आजादी के बाद में हमने अनुसूचित जनजाति समूह के अंदर रखा है। एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो सेक्टर है उसके अंदर रखा हुआ है। वो अपने जंगल की दुनिया के अंदर मस्त थे, वहां अपने तरीके की खेती कर लिया करते, फल फूल, गोंद, शहद, कंद मूल ये सब प्राप्त कर लिया करते थे। उनको लगता था कि बाहर नहीं जाना, बाहर वालों को लगता था कि अंदर नहीं जाना। बाहर वालों को लगता था जंगल में शेर है इसलिए अंदर नहीं जाएंगे, मुझे लगता है अंदर वालों को लगता था कि बाहर शेर है इसलिए अपने को तो अंदर नहीं जाना है। इसलिए ज्यादा कोई जुड़ाव इन लोगों के बीच में था नहीं। वो अपने जंगल के अंदर मस्त, बाहर वाले अपने बाहर मस्त हुआ करते थे।
और वो जनजातियां जंगल में रहा करती थी, खूब सारी अलग अलग जनजातियां थी। हम कल्चर में पूरा जनजातियों का टॉपिक है, वहां पर इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। पर जब अंग्रेज आए देश के अंदर, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा रुपए चाहिए थे, व्यापारी थे, बाणिये थे भाई इस मामले में। रुपए कहाँ से मिलेंगे? जब टैक्स लगाओगे। टैक्स कहाँ से आएगा? तो जब खेती होगी। खेती कहाँ से होगी? जब खूब सारी जमीन होगी। जब उन्होंने अपने राजाओं को कहा कि भाई हमें ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा टैक्स दो, तो राजा उनका दे कहाँ से? जितनी जमीन है उस पर टैक्स लगा दिया। तो अंग्रेजों ने कहा यार जमीन खूब पड़ी है, जंगल पड़े, इनको काट के खेती करो नहीं यहाँ पे। तो जंगल काटे जाने लगे, और जब जंगल काटे गए तो अंदर रहने वाले लोगों का बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट हुआ। जब जंगल काटे जाने लगे तो अंदर वाले लोगों को कहा गया कि अब तुम अपने तरीके से नहीं रहोगे, अब तुम्हें हमारे तरीके से रहना पड़ेगा। तुम अपनी खेती नहीं करोगे, हमारी तरह से तुम्हें खेती करनी पड़ेगी। हम जो चीजें बताएंगे वो तुम्हें करनी पड़ेगी। और इन सब चीजों की वजह से भीलों ने आंदोलन कर दिए थे, या जो भी जनजातियां थी, भील और मीणाओं के बेसिकली हम आंदोलन पढ़ेंगे, उन लोगों ने आंदोलन कर दिए थे। तो ये तो सिंपल सी बात की जनजातीय आंदोलन क्या थे, पढ़ते हैं हम पूरा। तो जनजातियां मैंने समझा दी थोड़ा सा। जंगल के अंदर जो भी लोग रहा करते थे उनको हमने शेड्यूल्ड ट्राइब माना, या उनको हमने जनजाति माना। चलो टॉपिक पे आते हैं अपने। पहले तो मैं इसमें बताऊं, हम 3 आंदोलन पढ़ेंगे। देखो, हम एक पढ़ेंगे भगत आंदोलन, हम एक पढ़ेंगे एकी आंदोलन। ये दोनों तो भीलों के आंदोलन है, दोनों भील मूवमेंट। और हम एक पढ़ेंगे मीणा आंदोलन। 2 भील समुदाय के आंदोलन पढ़ेंगे हम बेसिकली, भगत और एक मीणा समुदाय का आंदोलन पढ़ेंगे, मीणा आंदोलन। तो 3 आंदोलन पढ़ेंगे। मैं थोड़ी चीजें फिर बताऊं आपको। पहले मैं भीलों वाले आंदोलनों की बात करूं। भील राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ओल्डेस्ट ट्राइब यदि राजस्थान की कोई है तो भील है भाई। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है वो भील जनजाति है। सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरी सबसे बड़ी। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अपने राजस्थान में सबसे अधिक जनजाति है मीणा, 2 नंबर पर है भील, और 3 नंबर पर है गरासिया। 3 जनजातियां मुख्यतः आपने, भील, मीणा, भील और गरासिया। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, प्राचीनतम जनजाति। बेसिकली कौन से एरिया के अंदर रहती है? तो मेवाड़, वागड़। वागड़ मेरा बताया हुआ, वागड़ किस इलाके को कहते हैं? अपने तो बेसिकली 2 इलाके ज्यादा, मेवाड़ और वागड़। हालांकि अपने सिरोही भी पढ़ेंगे कि सिरोही वाले इलाके में भी इन लोगों ने आंदोलन किया। क्या हो गया आज इसके? तो सिरोही में भी, गुजरात के भी कुछ भूभाग, क्योंकि देख लो गुजरात अपने दोनों के टच करता है। इधर से मेवाड़ और वागड़ के इनके भी टच करे, सिरोही के भी टच करे, तो इनका जो निकटवर्ती भाग है गुजरात, और ले देंगे थोड़ा बहुत उधर मालवा वाले साइड में। पर हालांकि आंदोलनों में अपने मालवा नहीं आएगा, गुजरात जरूर आएगा। गुजरात के भी कुछ इलाके जिनके मैं नाम यही लिखूं आपके, ईडर, विजयनगर, ये रियासतें थी गुजरात की, और सूंठ। वापस देखो, हम भील आंदोलन पढ़ेंगे, भीलों के 2 आंदोलन पढ़ेंगे हम बेसिकली। एक तो पढ़ेंगे भगत, एक पढ़ेंगे एकी। भीलों के बारे में बात यह कि भील है वो राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। भील है वो राजस्थान की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सबसे ज्यादा मीणा है, 2 नंबर पर भील है, 3 नंबर पर गरासिया है। भील मुख्यतः अपने मेवाड़, वागड़ और सिरोही वाले इलाके में रहते हैं। इनके टच करता हुआ गुजरात, तो गुजरात में भी रहते हैं। मेवाड़ के टच करता हुआ मालवा, तो थोड़ी बहुत आबादी मालवा में भी रहती है। गुजरात के कौन कौन से इलाके जो हमारे इधर वागड़ मेवाड़ के टच करते थे, वही इलाके, जैसे एक ईडर रियासत है, एक विजयनगर रियासत है, एक सूंठ रियासत है। इन इलाकों के अंदर भील रहा करते थे। तो अपने आगे दोनों टॉपिक के अंदर कोई भी क्षेत्र के नाम आएंगे वो बेसिकली इन क्षेत्रों से संबंधित होंगे कि कौन कौन से आंदोलन है, क्या क्या नहीं है। तो अब आपने इन भीलों ने आंदोलन क्यों कर दिए थे उनके कारण पढ़ लेते हैं अपने। जनजातीय आंदोलन के कारण या भील, मैं जनजातीय आंदोलन की जगह यहां पर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा भील आंदोलन के कारण। भील आंदोलन के कारण पढ़ेंगे। भील आंदोलन के कारण क्या थे? मैं एक बड़ी रियासत से शुरू करता हूं, मेवाड़। 1818 में
महाराणा भीम सिंह जो थे वो अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं। मैं मेवाड़ से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि भीलों का मेवाड़ रियासत के साथ में बहुत नजदीकी से रिश्ता रहा था, और हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन भील योद्धाओं ने महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी। इवन मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसके अंदर भी भीलों को मुख्य स्थान दिया गया था। मेवाड़ के राणा के राज तिलक में भी भीलों को स्थान दिया जाता था। तो भील शुरू से ही मेवाड़ वालों के साथ बहुत मुख्यता से जुड़े रहे। भीलों के जो मुखिया हुआ करते थे उनको बोलते थे गमेती। और ये जो गमेती हुआ करते थे इनको दो प्रकार के टैक्स लेने का अधिकार हुआ करता था। एक टैक्स हुआ करता था बोलाई, एक टैक्स हुआ करता था रखवाली। भीलों का जो चीफ, भीलों का जो मुखिया, भीलों का जो हेड हुआ करता था उसको गमेती बोलते, और गमेती दो प्रकार के कर लेने का अधिकार रखता था मेवाड़ रियासत में। एक तो बोलाई टैक्स, एक रखवाली टैक्स। बोलाई टैक्स क्या था? बोलाई टैक्स तो था राजमार्ग कर। जो भी मार्ग से गुजरेगा, भीलों वाले इलाके से गुजरेगा तो भील उससे एक टैक्स लेंगे, उस टैक्स को बोलते थे बोलाई। आज की भाषा में कहें तो टोल टैक्स। एक करता रखवाली, गांव की रक्षा करेंगे तो गांव में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे वो भी उस गमेती को एक टैक्स दिया करते थे, उसको रखवाली कर कहते थे। एक तो राजमार्ग पर जाने वालों से टैक्स लिया जाता, एक गांव में रहने वालों से सुरक्षा के नाम पर टैक्स लिया जाता। दो प्रकार के टैक्स भीलों का मुखिया, भीलों का हेड चीफ जो गमेती होता था वह लिया करता था। 1818 में महाराणा भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आता है, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भाई आपका प्रशासन अच्छा नहीं है, आपका प्रशासन को सुधारा जाना चाहिए। ठीक है साहब, और उसने ये दोनों टैक्स बंद कर दिए। तो उसने कहा भाई ये क्या मतलब है, फालतू में क्यों लगा रखे हैं टैक्स, इनको भीलों को किस बात के टैक्स देने? मेवाड़ वालों ने कहा रही है हमारे साथ काम आते हैं यार, हमारे लड़ाइयों वड़ाइयों में काम आते हैं। अंग्रेजों ने कहा अब जरूरत ही क्या, हम दोस्त है ना आपके, संधि में कहा ही क्या है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो अब आपको इन भीलों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है बंद कर दिए जाए। तो एक बड़ा कारण तो ये था कि ये कर, मैं एक नंबर इसी को बना दूं आपके, हम कारण पढ़ रहे हैं तो गमेती द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। लिए जाने वाले कर जो थे वो समाप्त कर दिए गए। कौन कौन से कर है मैंने ऊपर लिख रखा है, बोलाई कर और रखवाली कर। बोलाई कर राजमार्ग टैक्स हुआ करता था, एक तरीके से मार्ग से जाने का टैक्स, पाथ टैक्स था, और रखवाली गांव में सुरक्षा के नाम पर भील गमेती जो टैक्स लिया करता था वो रखवाली करता। कर्नल टोड ये टैक्स बंद करता है कि गमेती जो भी टैक्स लेता है ये टैक्स नहीं लगेंगे। मैंने बताया कि टैक्स क्यों मेवाड़ वालों ने क्यों अधिकार दे रखा था कि वो भाई उनकी तरफ से लड़ते थे, साथ दिया करते थे। तो एक तरीके से भीलों का जो इलाका हुआ करता उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी इनको सौंप दिया करते, भाई तुम देख लो अपने हिसाब से। और फिर भील इन राजाओं की सेनाओं में लड़ा करते थे। अब जब सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, अंग्रेजों की, तो राजाओं की सेना ही भंग कर दी गई थी, और राजाओं की जब सेना भंग कर दी गई तो सेना में जो भील थे वो भी बेरोजगार हो गए। भीलों का विद्रोह का एक कारण यह भी था कि सेनाएं तोड़ दी गई थी, सेना भंग कर दी गई, अतः भील बेरोजगार हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने आप में एक कारण था। जो टैक्स लिया जा रहा था, जो इनकम का सोर्स था वो तो खत्म किया, वो किया सेना भंग करके आपको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की तरफ और धकेल दिया गया। तो भीलों की दोहरी मार पड़ी यार, वो इनकम का सोर्स गया और ये इनकम का सोर्स भी खत्म हो गया। ये तो बहुत गलत बात है हमारे साथ। और क्या किया गया, भीलों के खेती करने का जो तरीका था, सुनना मेरी बात, ज्योग्राफी में और पढ़ेंगे आप, मैं कल्चर में और पढ़ा दूंगा। जंगल के अंदर रहा करते थे, इनके खेती करने का जो तरीका था उसको हम हिंदी में एक वर्ड बोलते स्थानांतरित कृषि, अंग्रेजी में ज्यादा अच्छे से समझ में आए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्ट किया करते थे एग्रीकल्चर को। कैसे? तो आज जंगल का ये हिस्सा काटा, यहां पर खेती कर ली, साल 2 साल यहां पर खेती करते, बाद में इस जगह को छोड़ देते, बाद में आगे किसी इलाके के अंदर खेती करते, बाद में आगे किसी इलाके के अंदर खेती करते, घूम घूम के खेती किया करते, शिफ्ट कर करके खेती किया करते थे। झूम खेती बोलते इसको।
हम और पढ़ेंगे कि वो दो प्रकार की होती थी, एक होती थी ची माता, एक होती थी दजिया। आगे पढ़ेंगे हम। जब वो पहाड़ों में करते थे तब बोलते थे ची माता, जब वो प्लेन एरियाज के अंदर करते थे तब उसको बोलते थे दजिया। तो भील शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरित कृषि किया करते थे, जिसे झूम खेती कहा जाता था, जिसके दो प्रकार थे। यदि वह हिली एरियाज में की जाती तो ची माता कहलाती थी, यदि वह प्लेन एरियाज में की जाती थी तो दजिया कहलाती थी। मैं नाम लिख दूं, ची माता और दजिया। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आके जब जंगल काटे, इनको कहा कि खेती करो, तो इनकी खेती का वो सिस्टम बंद किया गया। क्या है कि नाच नाच की खेती करते हो, झूम झूम की खेती कर रहे हो तुम लोग, आज से बस ये इतनी जमीन तेरी यही करेगा, आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। उनका जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थी तो वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। अपने हिंदी में बोले तो उनकी परंपरागत खेती समाप्त कर दी गई। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर या परंपरागत खेती को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब आपका जो तरीका था वो तो खत्म कर दिया हो तो कोई बात नहीं, अब आपको वह तरीका अपनाने के लिए कहा गया जो अंग्रेजों का है या जो बाकी लोग करते हैं। नई प्रशासनिक व्यवस्था में आने के लिए आपको कहा गया। पहले ये जो भील थे, खेती का तरीका तो है, न्याय का तरीका भी इनका हुआ करता था। कबीले हुआ करते थे, अलग अलग कबीलों में पंच होते, गमेती होते, वो गमेती न्याय किया करते। इनके किसी आदमी को मार दिया तो उधर वालों को पैसे देने पड़ते। हम आगे पढ़ेंगे, मौताना, मौत के बदले में पैसे ले लिया करते थे, ब्लड मनी, रक्त मूल्य। अब अंग्रेजों ने कर क्या रही है, पैसे लेके से कैसे रफा दफा नहीं होते, इधर आओ, कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। एक नई प्रशासनिक व्यवस्था, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन लोगों पर लाद दिया गया। ये लोग उस सिस्टम को नहीं समझ पाए, उस सिस्टम में कैप्चर होके रह गई। पहले इनको लगता था यार न्याय गमेती करता है, जाके गमेती के पास खड़े हो जाओ, कर देगा। अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर इनके समझ नहीं आए, वो तारीख पर तारीख के सिलसिले इन लोगों को समझ में आने बंद हो गए थे। पहले अपना अपना खेती हुआ करती थी, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, जागीरदार टैक्स लेगा, टैक्स कई जगह नकदी में भी होता था, नकदी के लिए साहूकार के पास में जाना पड़ेगा। ये पूरी व्यवस्था इनके समझ में नहीं आई थी। एक ये भी बड़ा कारण था इनके कि नई प्रशासनिक व्यवस्था को ये समझ नहीं पाए। बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया इनके क्षेत्र में आके, बाहर के लोग, जमींदार, साहूकार, इस वजह से ये लोग परेशान चल रहे थे। इन लोगों को लगता था यार नहीं, अपने को विद्रोह कर देना चाहिए। तो जनजातीय क्षेत्रों में ये भी एक बड़ी समस्या थी। अब आप इनको जनजातीय में ले लो, भले भीलों में ले लो, सब में एक ही बात है वो, और भीलों के ज्यादातर आंदोलन। और क्या कारण था, भील एक शराब बनाया करते थे, महुआ, महुआ का पौधा होता है, इसकी दारू बनाया करते थे भील। वैसे तो पूरा मेवाड़ी महुआ पीता है, उस महुए की शराब बना करती थी। अंग्रेजों ने नई आबकारी नीति लागू की, नई शराब नीति लागू की और कहा कि नहीं भाई, कोई भी ये घर पे डोला मारू नहीं बना सकता, आप जो घर पे दारू बनाते हो ना इसको बंद करो, अब हम बेचेंगे, हमारे वाली लेनी पड़ेगी। तो भीलों को लगा कि यार एक तो वो दारू बना के इधर उधर बेचा भी करते, उनकी कमाई हुआ करती थी, खुद भी पिया करते। अब कहा गया कमाई तो बंद भी हुई, खुद को पीने के लिए भी ठेके से लानी पड़ेगी, उसके पैसे और देने पड़ेंगे। उस नई आबकारी नीति की वजह से भी भील नाराज थे। जो नई आबकारी नीति लागू की गई थी वो, फिर वो हम पढ़ते हैं अफीम के व्यापार पर अधिकार कर ही लिया था, नमक के व्यापार पर अधिकार कर लिया था, अफीम, नमक, तंबाकू, इन सब पर नए नए प्रकार के टैक्स लगा दिए गए। इन टैक्स की वजह से भील परेशान थे। देखो वापस क्या क्या कारण। कर्नल जेम्स टोड गमेतियों द्वारा जो कर लिए जाते थे उनको बंद कर देता है, जिनमें एक कर था बोलाई कर, जो कि राजमार्गों की रक्षा के लिए लिया जाता था, एक था रखवाली कर, जो कि गांव की रक्षा के लिए लिया जाता था। कर्नल टोड ने कर खत्म कर दिया। राजाओं की सेना में भील हथियारबंद योद्धाओं के रूप में रहते थे। जब अंग्रेजों ने सुरक्षा अपने पास ले ली तो राजाओं की सेनाएं भंग कर दी गई, अतः भील बेरोजगार हो गए। उनका जो परंपरागत खेती थी, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम खेती कहते थे, उसे समाप्त कर दिया गया। उन्हें नई प्रकार की खेती करने के लिए कहा गया, जिसके अंदर जमींदार,
साहूकार आदि खूब सारे लोग इन्वॉल्व थे, और वो लोग उस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को समझ नहीं पाए थे। और महुआ से शराब बनाया करते थे, लेकिन नई आबकारी नीति में कहा गया कि आप इसे शराब नहीं बना सकते। भीलों को इससे भी बड़ा झटका लगा था, बड़ा जोरदार। और अफीम, नमक और तंबाकू पर नए नए प्रकार के कर लगा दिए गए थे। इस वजह से भील परेशान थे। और पढ़ते और क्या कारण रहे? सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। सोशल कस्टम्स थे, उनके अंदर इंटरफेयर किया जा रहा था। इनके जो सामाजिक रीति रिवाज थे उनमें हस्तक्षेप किया जा रहा था। कैसे? उनमें क्या हस्तक्षेप किया गया? जैसे भीलों के अंदर एक सिस्टम हुआ करता था, एक होती थी डाकन प्रथा। डाकन प्रथा हुआ करती थी। डाकन प्रथा ये थी कि कोई बच्चे बीमार हुए, गांव में किसी में बच्चे ज्यादा बीमार होने लगे, बीमारियां किसी भी कारण से आ जाती है, और भीलों को लगता कि यार ये अचानक ये बीमारियां इतनी क्यों आ गई, बच्चे सारे बीमार क्यों होने लग गए। तो ये जो गांव में बूढ़ी महिला है ना, ये डाकन है, और इसने बच्चों पे कुछ ना कुछ करवा दिया। उनको या तो गांव से बाहर निकाल देते, कई बार उनको पेड़ों से लटका कर मार दिया जाता था। अंग्रेज बापड़े इस मामले में भले थे। अंग्रेजों ने कहा ये क्या बर्बर लोगों की तरह कर रहे हो रहे? मध्यकालीन लोगों तो ह्यूमनिज्म, मानववाद नाम की भी चीज होती है, इस प्रकार कैसे मारा जा सकता है? और अंग्रेजों ने मेवाड़ के राजा का कि भाई साहब दोस्ती लंदन है, इस प्रकार से कैसे जनता मरवाई जा सकती है? और मेवाड़ में राजा हुआ करता था स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह 1853 में इस डाकन प्रथा पे रोक लगा देता है। स्वरूप सिंह ने इस डाकन प्रथा पर रोक लगा दी, और जब इस डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई तो भील बड़े नाराज हुए। और भीलों ने कहा भाई तुम कौन होते हो बताने वाले, कौन डाकन है और कौन नहीं? हमारी लुगाई रखे तो रखे, डाकन बना के निकाले तो निकाले, हमें पता है डाकन हो गई है। लोगों ने खूब समझाया कि अरे ऐसे नहीं होता है। पर वही जैसे हम बाकी में भी पढ़ रहे थे, 57 की क्रांति में भी पढ़ रहे थे कि सामाजिक रीति रिवाजों में भले ही अंग्रेजों ने इंटरवीन किया था, सकारात्मक हस्तक्षेप था, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को वो अपने धर्म और संस्कृति पर आघात लगा था। हमारे यहाँ के लोगों को धर्म और संस्कृति के प्रति खतरा नजर आया था, और उनको लगा था ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। भील तो और ही अनपढ़ जनजाति थी, जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो इस सच्चाई से कैसे रूबरू हो पाते? इवन आज दिन तक मेवाड़ के कुछ इलाकों के अंदर ये प्रथा मिल जाएगी, तो उस समय तो होनी ही थी। तो ये भी अपने आप में कारण था, सामाजिक रीति रिवाजों का जो हस्तक्षेप था, इसकी वजह से। तो डाकन प्रथा वाला एक याद रखना भाई बड़े तौर पर इसमें। और क्या कारण है? एक बड़ा जोरदार सा कारण बताता हूं। देखो 1881 में जनगणना करवाई गई थी। वैसे भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो करवाता है। प्रायोगिक जनगणना थी, एक्सपेरिमेंटल सेंसस थी। पहली बार नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस, व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिकली सेंसस करवाई गई थी। तो 1881 में भारत के एक बहुत भले, बहुत सज्जन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। ये जब जनगणना हुई ना, तब तो लोगों में, जब भीलों के घरों में जाके गिना जाने लगा, तब तो भीलों में आक्रोश ही आ गया था। और भीलों ने कहा कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? तो क्यों गिन रहे हैं ये लोग? ये इसलिए गिन रहे हैं कि हमारे जवानों को देख रहे हैं कि युवा कौन कौन है, और इनको पकड़ के अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में भेजेंगे। उस समय कोई अंग्रेज अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे, और कहा हमें पता है ये हमारे जवान टाबरों को देख के जा रहे हैं, और जब युद्ध होगा तो पकड़ पकड़ के ले जाके हमारे टाबरों को अफगानिस्तान में लड़वाएंगे, हम नहीं गिनने देंगे। जनगणना वाले कोई गए, उनके साथ इन्होंने लड़ाइयां और करनी शुरू कर दी। एक आधे ने किसी ने कहा कि ना ना, युद्ध छोड़ो, ये पर मिनख टैक्स लगाएंगे। ये गिन रहे हैं कितने आदमी, फिर आदमी पे भी टैक्स लगा देंगे। खेती का तो लगा ही रहे हैं, पशुओं पे लगाते ही ये टैक्स, आदमी पे और टैक्स लगाए।
एक और बड़ी जोरदार बात है, किसी ने कहा लो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है यार। ओरिजिनल बात दूसरी है। क्या? का लोगों का साइज देख रहे हैं, मोटा कौन और पतला कौन। क्यों? का साइज के अनुसार बंटवारा होगा। किसका? तो का मोटे आदमी को मोटी लुगाई, पतले आदमी को पतली लुगाई। ये लुगाइयां छीन के इधर उधर करेंगे। तो ये भी बड़ी जोरदार से अफवाह थी कि मोटे पुरुष को मोटी महिला दे दी जाएगी और पतले पुरुष को पतली महिला दे दी जाएगी। लोगों को लगा यार छीन ले जाएंगे, ये क्या तरीका है। ये भारत देश है, यहां प्रत्येक नई चीज का अलग अलग बहाने बता के विरोध कर दिया जाता है। आज दिन तक कोई कानून आ जाए हम उसके खिलाफ आ जाते हैं और हमें लगता है इसमें कुछ भी अच्छी बात नहीं है, तमाम बातें गलत है। तो उस समय भी ये छोटी सी बात थी, भील तो समझ ही कैसे पाते आप। मैं तो पिछले कुछ सालों से ट्रैफिक रूल्स आए थे, हेलमेट लगाने के जैसे कोई रूल आए तो लोगों ने अपने तो विरोध किया। एनआरसी वाला आया था तो लोगों ने विरोध किया। किसान बिल आए हैं तो लोगों ने विरोध किया है। कभी देश में कंप्यूटर आया था तो लोगों ने विरोध किया था। इस देश में जब रंगीन टीवी आया था तो लोगों ने विरोध किया था। है अपने स्वभाव के अंदर है कहीं ना कहीं। हम यथास्थितिवादी लोग हैं, परिवर्तनों को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। चेंजेस इजीली एक्सेप्टेबल होते नहीं है हमसे। तो ये भी एक कारण था। तो ये देखो बड़ी जोरदार सी बात है कि उनमें कैसी कैसी अफवाहें फैल गई थी। ये कुछ मुख्य मुख्य से कारण थे जिनकी वजह से भीलों के अंदर आक्रोश था। 2-3 घटनाएं हुई। एक कोई गांव पड़ता था बारापाल, एक गांव पड़ता था पडूना, एक गांव पड़ता था भोराईपाल। ये गांव थे, इन गांवों के अंदर भीलों में सरकारी अधिकारियों में भिड़ंत हो गई। नॉर्मली बारापाल में तो मतलब कोई पंचायती का मामला था और सरकार ने भेजा कि गमेतियों को बुला के लाओ। अकबर हुसैन नाम का एक अधिकारी था और वो बुलाने के लिए गया। भील टूट के पड़े, जो पुलिस वालों को मार दिया था खूब सारे को, थाने वाने जला दिए थे, हम तो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार पडूना और भोराईपाल में भी कहीं ना कहीं सरकार और भीलों के बीच में छोटी मोटी भिड़ंत ऐसी हो रही थी। इन सब चीजों की वजह से आक्रोश तो था ही, और वो आक्रोश इनके आंदोलनों के अंदर बदल गया। बेगार लिख सकते हैं आप, इन लोगों से अब बेगार वगैरह ली जा रही थी। पहले जंगलों में मस्ती से बैठे थे। आप ये भी कर सकते हैं कि इनके जो जंगलों के अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। वन अधिकार समाप्त। अब कहा गया आप जंगल से लकड़ी नहीं तोड़ सकते। आप जंगल से, लकड़ियां कीमती हुआ करती थी, राजा ने कहा मैं लूंगा, तुम नहीं तोड़ोगे इनको। तो इनको लगा यार मर गए, सब तरीके से मर गए अपने। मैं वापस एक बार फटाफट रिवीजन करवा दूं आपको। जेम्स टोड ने बोलाई कर और रखवाली कर बंद कर दिए थे, सेना भंग कर दी गई तो भील बेरोजगार हो गए थे। उनकी ट्रेडिशनल खेती का जो तरीका था वो समाप्त कर दिया गया था। नए कर लाद दिए गए, नया सिस्टम लाद दिया गया जिसको वो लोग समझ नहीं पाए। नई आबकारी नीति में उनके शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अफीम, नमक और तंबाकू पे नए नए टैक्स लगा दिए गए। उनकी डाकन प्रथा को बंद कर दिया गया जिसको उन्होंने अपनी सोशल कस्टम्स में इंटरफेयर समझा था। 1881 की जनगणना की वजह से उनमें कई प्रकार की अफवाहें फैल गई थी। बारापाल, पडूना और भोराईपाल के अंदर सरकारी अधिकारियों और भीलों के बीच में कई जगह भिड़ंत देखने को मिल गई थी। बेगार ली जाती थी। उनके वन अधिकार, फॉरेस्ट में उनके जो भी राइट थे कि वहां का फल फूल कंद मूल वो लिया करते थे, बैन कर दिया गया। लकड़ियां नहीं तोड़ सकते थे वहां की, वो कीमती लकड़ियां नहीं ले जा सकते थे। इन सब चीजों की वजह से भीलों में आक्रोश था या जनजातियों में आक्रोश था। अपने जनजातियां लिखना कि जनजातियों में आक्रोश था और जनजातियों ने विद्रोह कर दिए थे। 10-11 कारण पढ़ लिए हमने। एक आधा कोई और आपके दिमाग में तो लिख लेना। 100 शब्दों में कभी आ जाए तो आप कर सकते हैं। अब एक का पोस्टमार्टम करते हैं।